कोर्ट केस के अंदर बोले जाने वाले सबसे बड़े झूठ जिन्हें अफवाहों के रूप में फैलाया जाता है, आज मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को हर एक पॉइंट तक लास्ट तक समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं 10 सबसे इंपॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा और वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। जनरली लोग इसको अवॉइड कर देते हैं और सोचते हैं कि जैसा हमें बताया जा रहा है वही बिल्कुल सही है। आपको ये वीडियो इतनी ज़्यादा क्लैरिटी दे देगा, अवेकनिंग ले आएगा कि आप खुद समझने लग जाएंगे कि आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए और अभी तक आप कर क्या रहे हैं या किस बात पे विश्वास कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैब, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आप इस वक्त अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने केस के लिए एक बहुत बड़ी समझ पैदा करेंगे जैसे ये वीडियो खत्म होगा। सबसे पहला झूठ मैं आपको बता देता हूं कि कोर्ट्स के अंदर हमेशा ही बोला जाता है कि एविडेंसेस अपनी रिप्लाई या पिटीशन के साथ मत लगाइए, वो ट्रायल का विषय है, वो बाद में दिखाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट की भी जिम्मेदारी है कि वो एविडेंस पहले एग्जिबिट कराई, तभी विश्वास कर सकती है उस इंसान पर जिसने ये पिटीशन लगाई है। ये आपकी वाइफ पर भी लागू होता है। यानी कि अगर उसने एविडेंसेस नहीं लगाए तो वहां पर अब तक आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया कोर्ट के अंदर कि मेरी वाइफ सारी बातें तो कह रही है पर ये सफिशिएंट नहीं है। और ये आपके ऊपर भी ऐसे ही एप्लीकेबल होता है। एक उदाहरण से समझाता हूं कि हमारे केस के एक मैटर था जिसके अंदर एक डॉक्टर महिला थी, और ये रिवर्स मॉडल पे मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा इस बात की गंभीरता के बारे में कि वो डॉक्टर थी और उनके जब एविडेंस लगाने के लिए हमने कहा, डाइवोर्स का केस था और 490 का भी केस था जो पिछले 3-4 सालों में चल रहा था। जब उन्होंने हमारा कोर्स ज्वाइन किया तो हमने सबसे पहले कहा कि आप एविडेंसेस एग्जिबिट कीजिए, और जब उन्होंने एविडेंसेस एग्जिबिट किए जो 750 पन्नों के थे, जिनके अंदर बहुत सारी चैट थी, महिला पिछले 3 सालों यानी कि जब तक पति के साथ रही तब तक वो अपने पिताजी से घर का खर्चा अपने अकाउंट में डलवाती रही, और पति के बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस और कॉल रिकॉर्डिंग्स थी जिसमें वो लगातार मना कर रही थी। और इसके बाद जब वो लगाने गई तो उनके वकील साहब ने न जाने क्यों, किस वजह से, कौन सा ऐसा टेक्निकल ग्राउंड उन्हें नजर आ रहा था कि 3 से 14 साल लगने को आ गया केस के अंदर, मगर अभी तक एविडेंस एग्जिबिट करने पर उनका विरोध था। और जिस दिन वो कोर्ट में ये सब कुछ लेके पहुंची तो वकील साहब ने पूरा विरोध किया और लास्ट में उनका केस छोड़ दिया कि आपने एविडेंस लगाए तो मैं आपका केस ही नहीं लड़ूंगा। आपको इस तरह की किसी भी गलतफहमी का शिकार नहीं होना है। एविडेंसेस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं पूरे केस को अपने फेवर में लेने का। अब अफवाह नंबर 2, देखिए, आपके साथ कई बार आपने देखा होगा कि सेक्शन 9 लगाने पर अक्सर कहा जाता है ये किसी काम का नहीं है, बेकार है। अब गलतफहमी में आपने सेक्शन 9 तो लगा दिया, इसके बारे में 2 बातें फैलाई जाती हैं कि सेक्शन 9 से कोई रिजल्ट नहीं आता है, या फिर सेक्शन 9 जो है वो किसी भी तरह से मेंटेनेंस नहीं रुकवा सकता है। 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस के बारे में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर पति रखना चाहता है, यानी अडल्ट्री और क्रूरल्टी की तो बातें हैं ही, पर अगर पति रखना चाहता है तो फिर वो किसी भी हालत में मेंटेनेंस देने का हकदार नहीं है। यानी कि सेक्शन 9 उस बात को प्रभावी रूप से कोर्ट के सामने पेश करता है, मजबूती से कोर्ट के सामने रखता है और एक एनफोर्समेंट जनरेट करता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ आकर रहे। हालांकि इसमें गलतफहमी और भी देखी गई है कि जब आपके पास अच्छे एविडेंस होते हैं तो आपसे सेक्शन 9 लगवाया जाता है, यानी आपके पास अपनी वाइफ के खिलाफ ऑलरेडी क्रूरल्टी के ग्राउंड्स हैं, बहुत सारे उसके झूठ बताने वाले ग्राउंड्स हैं और वो सारे एविडेंसेस आपके पास है, तो अक्सर ये सलाह दी जाती है। तो एक गलत सलाह है कि सेक्शन 9 तब मत लगाइए, तब आप डाइवोर्स ही डालिए। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि लेट्स से आपके पास सेक्शन 9 की डिग्री आ जाती है, तो सेक्शन 9 की डिग्री आने पर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो 1 साल के गैप के बाद ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है डाइवोर्स के अंदर, जिसमें कंटेस्ट भी नहीं करना पड़ता, यानी कि वो सीधा कन्वर्ट होता है डाइवोर्स में। और ये गलतफहमी आपको क्लियर रखनी पड़ेगी अपने साथ। एक और सबसे बड़ी दिक्कत जो बताई जाती है वो ये है कि आप अपनी वाइफ के खिलाफ कोर्ट में ज्यादा नहीं बोलें, बुरा बोलेंगे, जो भी उसने गलत किया है तो वो सारी बातें बोलने पर हो सकता है कि आपकी वाइफ आपसे दुखी होकर और भी 2-4 केसेस करे, और इस चक्कर में कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी वाइफ के खिलाफ कोर्ट में कोई केस करना तो दूर की बात है, बोलने से भी डरता है।
जबकि हकीकत यह है कि काउंटर केसेस के बगैर जो इंसान अपने केसेस को लड़ने जा रहा है, यानी 498 DB 125 या कोई भी केस जो वाइफ ने डाला है, तो आप उन्हें डिफेंड नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप अपने एविडेंस बेस्ड केसेस को खुद की तरफ से ड्राइव नहीं करें। और अच्छी चीज़ ये होती है कि ज़्यादातर जब आपके पास अच्छे एविडेंसेस होते हैं और आप अपनी वाइफ और उसके ससुराल वालों को गलत तरीके से लगाए गए केसेस में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर बाकायदा एक्सपोज करते हैं कोर्ट के अंदर, तो ये एक एडवांटेज और होता है कि क्रिमिनल केसेस बन जाते हैं। और क्योंकि क्षेत्राधिकार उसने घटना के हिसाब से आपके घर को बताया है जो कि उसका ससुराल था, तो वहां पर भी आप ये केस फाइल कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां क्षेत्राधिकार नहीं है, केस वहां लगे हैं जहां वाइफ का पीहर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये बेनिफिट मिलेगा। एक बात आमतौर पर बहुत ज्यादा सुनी जाती है और ये अफवाह नंबर 4 है। इसके बारे में अक्सर ये झूठ सुना जाता है कि देखिए साहब ऐसा है, वाइफ है तो मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ वाइफ होना ही पर्याप्त है मेंटेनेंस लेने के लिए। मेंटेनेंस में बहुत सारी कंडीशंस हैं। अगर वो 125 का केस है तो उसमें इनकैपेबिलिटी भी शो होनी चाहिए। पता लग रहा है कि पत्नी नौकरी कर रही है या आप शुरू कर दिए करना, उसके अकाउंट में पहले से बहुत सारा पैसा रखा हुआ है या कोई भी और कारण, और अगर ये तब कारण भी नहीं है तो एटलीस्ट उसको ये निग्लेक्शन और रिफ्यूजल का रीजन बताना पड़ेगा। डीवी में खुद के एग्रीड यानी पीड़ित होने का बाकायदा कोई सबूत देना पड़ेगा, वरना उसको किसी भी तरह का कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और HMA 24 जो है वो लिटिगेशन चार्जेस है, वो किसी तरह का मेंटेनेंस नहीं है, यानी कि केस में होने वाले खर्चों की बात होती है। तो इस बात से भी जागरूक हो जाइए कि ऐसा कोई भी स्थिति पैदा नहीं होती है जिसकी वजह से आप इन केसेस के अंदर ये कार्रवाई नहीं कर सकते। आपको बेनिफिट मिलेगा, मगर आपको मेंटेनेंस देना है ये जरूरी नहीं है वाइफ होने की सिर्फ एक रीजन की वजह से। डाइवोर्स के लिए भी एक पाबंदी लगाई जाती है, ये पॉइंट नंबर 6 है कि अगर आपकी पत्नी नहीं चाहेगी तो आपको जिंदगी में डाइवोर्स नहीं मिलेगा, इसलिए डाइवोर्स डालिए मत। जबकि हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक बार सेक्शन 9 लगाने से भूल जाइए और आपके पास सफिशिएंट एविडेंसेस है। कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी के चले जाने के बाद या केस स्टार्ट होने के बाद भी पति कैपेबल होता है और वो एविडेंसेस जुटा लेता है, और काफी हद तक उसके लगाए गए झूठे केसेस भी डाइवोर्स की क्रूएल्टी के लिए काफी जरूरी चीज हो जाते हैं, जैसे कि आप पर लड़कीबाज होने का या शराब खोरी करने का या जुआ खेलने वाला व्यक्ति बताने का, या आपके किसी रिश्तेदार को रेप के झूठे केस में या छेड़छाड़ के केस में उसने फंसा दिया, सबूत किसी बात का नहीं दे रही है 498B के अंदर। तो ऐसी सूरत में इन सब क्रूएल्टी को भी सबूत नहीं होने की वजह से भी आप यूज कर सकते हैं। और डाइवोर्स पत्नी की इच्छा पर नहीं मिलता है, आपके क्रूएल्टी साबित करने में मिलता है, और इसमें आपको कोर्ट भी नहीं रोक सकती है। और आपको ये जानना होगा कि जितने भी HMA के केस हैं या जितने भी मैट्रिमोनियल जो केसेस होते हैं जो फैमिली कोर्ट डील करती है डाइवोर्स और सेक्शन 9 जैसे मैटर को, वहां पर ये पाबंदी है कोर्ट पे कि वो 6 महीने में इन्हें डिस्पोज ऑफ करे, इन्हें बकायदा डिसाइड कर दे। अगर ऐसा कोर्ट नहीं कर रही है तो आप अपील भी कर सकते हैं कोर्ट के खिलाफ और तुरंत आपको राहत मिलेगी। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी हाई कोर्ट ने 6 महीने के अंदर केसेस को खत्म करने के बारे में कोई रीजनिंग नहीं दी हो। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि डाइवोर्स आसानी से मिलता है, आपको गलतफहमी का शिकार नहीं हो रहे। पॉइंट नंबर 7, मैट्रिमोनियल जो विवाद होते हैं उनके अंदर अक्सर ये अफवाह फैलाई जाती है कि ये तो हमेशा केसेस लंबे ही चलते हैं, सालों चलते हैं, 10-10 साल 12-12 साल, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप पूछ के थक जाते हैं कब तक खत्म होगा। मैं सबसे पहले 490 डे के बारे में बताता हूँ कि 490 डे जो होता है वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो एक दिन भी चल सके अगर वो झूठा है तो। और झूठे केसेस के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट आपको हमेशा मिलता है कि वहां पर फास्ट ट्रायल का भी ऑप्शन मिल जाता है। जी हाँ, ये आपका संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 में इसे कवर किया गया है। इसके अलावा आप जितने भी HMA के केस लड़ते हैं वो 6 महीने से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी आपके मेंटेनेंस के केस हैं, चाहे वो DV में हो, 24 में हो या फिर आपके 125 CRPC में हो, ये हर हालत में 60 दिन के अंदर समरी ट्रायल के रूप में खत्म होने चाहिए, इससे ज्यादा लंबे नहीं चल सकते। तो ये झूठ भी आपको संभाल कर रखना होगा कि नहीं विश्वास करना हमें इस बात पे। आप कभी भी किसी भी वक्त अपना कोई भी केस खत्म करा सकते हैं। 8वां सबसे बड़ा झूठ जो अफवाह के रूप में फैलाया जाता है कि आपकी बीवी ने अगर कुछ भी लिख कर दे दिया है, सिर्फ लिख कर दे दिया है, साबित कुछ नहीं किया है, तो भी उस पर ही विश्वास किया जाएगा। आप कितने भी एविडेंसेस दे दीजिए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लिख कर देना सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होता है। इसी वजह से जो मैंने पहले आपको बताया था
कि एविडेंसेस देना कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप एविडेंसेस नहीं देते तो पत्नी ने भी लिखा है और आप भी लिख कर दे रहे हैं, विश्वास किस पे किया जाए। तो सिंपैथी वाइज ये बहाना लिया जाता है, पत्नी है, ऐसे ही थोड़े अपना घर तोड़ लेगी, ऐसे ही अपना घर छोड़ के केस थोड़े लगा देगी, उसने कोई झूठा केस थोड़े लगाया हुआ। इसलिए पत्नी की एफिडेविट पे लिखी गई कोई भी बात सच नहीं हो सकती है जब तक कि उसके सपोर्ट में उसने कोई भी एविडेंस नहीं दिया है। अब कोर्ट्स ऐसा क्यों कर रही हैं, कई बार देखने को मिलता है कि इस तरह की चीजों पर विश्वास कर लेती है, पर आपको नहीं करना है। आपको बकायदा इस बात को चैलेंज करना है कि सिर्फ कह देने भर से काम नहीं चलेगा, साबित भी करे। और वैसे भी बर्डन ऑफ प्रूफ 101 एविडेंस एक्ट के हिसाब से पिटिशनर पे रहता है, जो कि अक्सर झूठे केसेस में आपकी वाइफ होती है। पॉइंट नंबर 9, आपकी वाइफ को स्त्रीधन रिकवर करने का अधिकार पुलिस से मिलता है। एक नंबर की गलती है, आपने दिया है तो आपने सबसे बड़ी गलती की है। कोई बात नहीं, पुलिस की कंप्लेंट डाल सकते हैं इस बात पर कि हमसे बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के 406 में रिकवरी कर ली गई। और मैं आपको ये बता देता हूँ, पुलिस क्या 406 की रिकवरी का किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट को भी राइट नहीं है। ये सिर्फ राइट है फैमिली कोर्ट के अंदर, यानी कि फैमिली कोर्ट में जाकर ही वाइफ अपनी रिकवरी करवा सकती है, इसको क्रिमिनल ऑफेंस में कन्वर्ट नहीं करा सकती। यानी कि स्त्री धन जो है वो पूरी तरह से एक सिविल रिकवरी के रूप में किया जाएगा, ना कि किसी क्राइम की तरह की, जैसे कोई चोरी हुई है, डकैती हुई। ये बात कोई नहीं बताता है, सब यही कहते हैं पुलिस रिकवर कर सकती है और आपको देना पड़ेगा। पुलिस को तो कम से कम मत कराइए रिकवर। इसी वजह से आपके झूठे 498 यानी दहेज के मुकदमे लगते हैं। आपको पॉइंट नंबर 10 ढंग से समझना होगा। ये टेक्निकल है, इस पर मैंने 2-3 बार वीडियोस भी अलग अलग तरीके से बनाए हुए हैं। 498 में वो पुलिस छानबीन नहीं कर सकती जो आपकी पत्नी के पीहर की है, यानी कि वो अलग सिटी में रहती है, स्टेट में रहती है, अलग एरिया में रहती है। यानी उन्हें सिर्फ FIR दर्ज करने का राइट है, जबकि अफवाह क्या फैलाई जाती है कि वो सब कर सकते हैं और उन्हें आपके पास आने की जरूरत भी नहीं है, आपका घर भी पहुंचने की जरूरत नहीं है। जो घटना स्थल है आपकी वाइफ के बताए अनुसार FIR के हिसाब से DV में भी एप्लीकेबल है, यानी कि जिस जगह का घटना स्थल बताया गया है वहीं की पुलिस, उस क्षेत्र अधिकार की पुलिस, जो कि आपका घर है पत्नी की ड्राफ्टिंग के हिसाब से, और उसके अंदर अगर जांच नहीं हुई है, वहां पहुंचकर अड़ोसी पड़ोसी के बयान नहीं लिए गए हैं और इस तरह का कोई ट्रैवलिंग नहीं दिखाई गई है पुलिस या प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा, तो फिर ये समझ लीजिए आप इस केस को सिर्फ इसी ग्राउंड पर खत्म करा सकते हैं। मगर ये अफवाह है, पूरी अफवाह है कि पत्नी के पीहर से लगे हुए केसेस में वहां की लोकल पुलिस या प्रोटेक्शन ऑफिसर DV का जांच कर सकता है, उसे ये केस ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में अगर आप हमारे कोर्सेज ज्यादा नॉलेज के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ ये WhatsApp नंबर है, यहाँ जाकर आप बकायदा डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है, आपको मुझसे बात करके इसको डिटेल में समझना है, तो भी इस WhatsApp नंबर पर आप डिटेल लेके बात कर सकते हैं। आपको ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं पेड रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा, फिर कहता हूँ आप उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो लोग आप ही की तरह न्याय प्रिय हैं और न्याय चाहते हैं। थैंक यू।